नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे क्योंकि 2-3 दिन क्लास नहीं हुई। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखा था, तो जिसके पीछे की वजह कुछ स्वास्थ्य और कुछ मौसम संबंधी कहानियाँ रहीं। हम बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बजट, कि बजट क्या होता है। और मैंने आपको ये बता दिया था कि बजट, पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग थे, अब बजट एक ही हैं। और बजट से संबंधित आज कुछ शब्दावलियां हैं। बजट कैसे पास होता है, बजट पे क्या बहस होती है, सरकार को पैसा कैसे मिलता है, क्या सरकार ये कह सकती है कि नमस्कार भाई साहब हमें 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है आपके खाते में पहुंच गए। ऐसा नहीं होता है, एक प्रक्रिया है और संचित निधि से पैसा निकलता है। पैसा हमारे देश का है, हमारे टैक्स का है, हमारी संपत्तियों का है। ये देश का पैसा है और देश का पैसा निकालने के लिए, देश का पैसा खर्च करने के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। आप मन मर्जी से पैसा थोड़ी खर्च कर सकते हो, ये देश का पैसा है। अब ऐसा नहीं है ना कि सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि भाई साहब जाओ 10-20 लाख रुपए दे दो इनको, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपना एक नियम है, सरकार का को पैसा खर्च करने के नियम हैं। वो नियम भी संविधान में बताए गए हैं कि भाई साहब दीज आर द पर्टिकुलर लॉज, ये कुछ नियम हैं, इन नियम को पालन करके ही तुम देश का पैसा खर्च कर सकते हो। फिर ये होता है कि देश का पैसा खर्च हुआ, उससे हमें लाभ क्या हुआ, लाभ नहीं हुआ तो काहे पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। ये सारी बातें चलती हैं और इन सारी बातों को संसद में पूछा जाता है। आप खूब देखते होंगे संसद में लोग कहते हैं कि ये योजना फेल हो गई, इसमें क्यों सरकार पैसा खर्च कर रही है। जवाबदेही है भाई, क्यों क्यों जवाबदेही है? पैसा सरकार का नहीं है, सरकार उसकी चौकीदार है। सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है एक तरीके से, लेकिन अगर सरकार ये कह दे कि भाई साहब ये तो हमारा पैसा है सारा, अपने हिसाब से खर्च करेंगे, नो, ये गलतफहमी है। तो संविधान में हर चीज की एक प्रक्रिया बताई गई है कि सरकार कैसे पैसा निकालेगी, सरकार कैसे पैसा खर्च करेगी, कौन है वो जो इस पैसे की देखभाल करेगा, ठीक है, कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। ये सब बातें होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक बात है और यहीं से हम अपनी कहानी की आज शुरुआत भी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने अभी लास्ट क्लास में ये देखा था कि क्या देख रहे थे हम कि जो रेल बजट है वो आम बजट से अलग कर दिया गया है। लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अभी अलग मतलब एक कर दिए गए हैं। जो रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया और आम बजट को एक कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट को अब एक कर दिया गया है और आम बजट को एक कर दिया गया है। को एक कर दिया गया है। और जब इन्हें एक कर दिया गया है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि अब एक ही बजट आता है। अब क्या आता है? अब बजट एक ही आता है जिसे आम बजट कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो बजट होता है, बजट में 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। बजट में कितने वर्ष के आंकड़े हैं? 3 वर्ष के। पिछले साल हमने क्या किया, मतलब जो पिछली वाली बात थी, इस वर्ष हमने क्या किया है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। बजट में 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के आंकड़े बजट में दिए जाते हैं। 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। पहला है पूर्व वित्त वर्ष, पूर्व वित्त वर्ष। दूसरा आंकड़ा होता है वर्तमान के वित्त वर्ष का, कि हम इस साल क्या करने जा रहे हैं, क्या किया हमने। वर्तमान वित्त वर्ष। वर्तमान वित्त वर्ष। तीसरा होता है आगामी वित्त वर्ष। कितना भाई, हमने जो हम जिस साल बैठे हैं उससे पिछले साल हमारी क्या स्थिति थी, हमने पैसा खर्च किया, हमारी आज क्या स्थिति है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। अगला होता है आगामी वित्त वर्ष की जानकारी होती है।
आगामी वित्त वर्ष की जानकारी। तो 3 वर्षों की जो है इसमें जानकारी निकल कर आती है। बजट में 3 आंकड़े होते हैं। इसमें हमने पिछली बार क्या किया था, इस बार क्या है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जब बजट होता है, बजट से संबंधित कुछ शब्दावली हैं। बजट से संबंधित कुछ शब्दावलियों को जानना होगा। कुछ शब्दावली हैं भाई। बजट क्या है गुरुजी? आमदनी और खर्चे का ब्यौरा है। आमदनी और खर्चे का ब्यौरा है। तो गुरुजी कौन सी आमदनी होती है? देखो, कई तरह की आमदनी सरकार को होती है। सबसे पहली आमदनी होती है राजस्व प्राप्तियां। क्या होती हैं? राजस्व प्राप्ति। कुछ शब्दावली हैं। पहली है राजस्व की प्राप्ति। राजस्व प्राप्तियां। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह बताइए आप पैसा कैसे कमाएंगे? गुरुजी या तो कमा के कमाएंगे, नहीं तो कुछ बेच के काम चलाएंगे। क्यों जी, नहीं समझे? कैसे होती है भाई? गुरुजी या तो हम कमाएं, नहीं तो कुछ बेचना पड़ेगा। भाई बजट बना किसका रहे हो? अगर आपके पास पैसा ही नहीं तो काहे का बजट? तो पैसा आएगा कैसे? गुरुजी या तो कुछ बेच के आएगा या फिर कुछ कमा के आएगा। ठीक है, या तो कुछ बेच कर आएगा या कुछ कमा कर आएगा। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? एक प्रकार से सरकार की यह आमदनी है। सरकार की क्या है? यह आमदनी होती है और इसमें कुछ बेचा नहीं जाता है। यह एक प्रकार की सरकार की आमदनी है। यह एक प्रकार की सरकार की आमदनी है जिसमें कुछ बेचा नहीं जाता, वो सरकार को मिलता ही है। ठीक है, जिसमें अभी बजट के टाइप बताऊंगा अभी मैं आपको, जिसमें कुछ भी परिसंपत्ति कम नहीं होती है। कुछ भी परिसंपत्ति कम नहीं होती। अच्छा, इसका अर्थ क्या है भाई? ये तो अपने आप में एक बड़ी बात हो गई कि गुरुजी इसको थोड़ा बताओ कि ये क्या है। परिसंपत्ति का अर्थ है कुछ भी बेचा नहीं जाता है। सरकार भी कुछ बेच देती है कि हां, सरकार पर बेचने को बहुत कुछ है। इसमें कुछ भी बेचा नहीं जाता है। इसमें कुछ भी बेचा नहीं जाता। इसमें कुछ भी बेचा नहीं जाता है। इसमें कुछ भी बेचा नहीं जाता। मान लो आपकी नौकरी लग गई, आपको इनकम टैक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब ये इनकम टैक्स जब आप सरकार को दोगे, सरकार की आमदनी है, आपसे इनकम टैक्स प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ बेचा थोड़ी। इसमें कुछ बेचती नहीं है सरकार। तो सरकार इसमें, अच्छा, कुछ बेचने के लिए भी सरकार के पास होता है। इन्हें क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इंग्लिश में इसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स सरकार की दूसरी आमदनी होती है जब सरकार कुछ बेचती है। जब सरकार, जैसे आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे एक समय ऐसा आया था कि जब रेल जो होती है ना, जो रेल की पटरी होती है, उसके आसपास जमीन रेलवे की होती है। तो रेलवे ने उसको क्या दिया था? उसको लीज पे दिया था। एक बार कहते हैं कि लालू यादव जी जो हैं वो रेल मंत्री थे, उन्होंने रेलवे का कबाड़ बेचा था, है ना। सरकार अपनी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें हिस्सेदारी बेचती है लोगों को। तो ये होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरी होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। इनको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट।
मोटे मोटे तौर पर ये समझो जो कुछ बेचने से आता है, ठीक है, इसमें इसमें परिसंपत्तियां कम होती हैं। परिसंपत्ति कम होती हैं, अर्थात कुछ बेचा जाता है, अर्थात इसमें कुछ बेचा जाता है। कुछ बेचकर जो पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इसमें कुछ बेचा जाता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे रेलवे का कबाड़ बेच दिया गया था, क्या हो गया था? रेलवे का कबाड़ जिसमें बेच दिया गया था, तो उससे कुछ पैसा, तो कुछ संपत्ति कम हुई। सरकार कई बार अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, जैसे 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 जो सरकार होती है, भाई सरकार की जमीन भी तो बिकती है कि नहीं बिकती? सरकार भी अपनी जमीन बेचती है। जैसे सरकार अपनी जमीन बेचे, सरकार अपनी जमीन बेचे, या कोई संसाधन बेच दे, कोई संसाधन को बेचे। मान लो भाई भारत में जितना भी कोयला निकलता है, कोयले पे कब्जा किसका है? कोयले पे कब्जा है किसका? कोयले पे कब्जा सरकार का है। अब सरकार ने कहा कि टाटा जी इधर आइए। अब टाटा कौन है? टाटा तो प्राइवेट आदमी है। तो टाटा साहब को जो है कोयला बेच दिया कि चलो कोयला ले लेते हैं। या सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचे, क्या बेच दे? सरकार कई बार अपनी हिस्सेदारी बेचती है, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचे, सरकार क्या बेचे? अपनी हिस्सेदारी बेचे। तो जिसमें सरकार की संपत्ति कम होती है तो वहां से भी पैसा आता है, जिन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर यह बात एक समझ में आती है कि ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाले में सरकार को अपनी कुछ चीजें बेचनी पड़ती हैं, तब जाके सरकार को आमदनी होती है। तो दो प्रकार से हुई सरकार को आमदनी, ठीक है। अब खर्चा कैसे होता है? अब मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सरकार ने आपको सब्सिडी दी, अब बच्चे नहीं समझ पाएंगे सब्सिडी क्या होती है, मैं बताता हूं। जो सिलेंडर हमको 900 या 1000 का मिल जाता है, क्या उस सिलेंडर की उतनी कीमत है? नहीं, उस सिलेंडर की कीमत हो सकता है 1500-1600 रुपए हो, लेकिन सर हम तो 1000-1100 रुपए ही देते हैं, 950 से लेकर 1100 के बीच में। मैंने कि हाँ, फिर वो 600 रुपए कौन देता? वो सरकार देती है। और उस पैसे को देने से सरकार ने कुछ मुनाफा नहीं कमाया, सरकार ने वो कोई मुनाफा थोड़ी कमाया है। ना सरकार ने कोई हाईवे बनाया, ना सरकार ने कोई फैक्ट्री बनाई जिससे उसे प्रॉफिट होता। अब सरकार कई बार पेंशन भी दे देती है, सरकार पेंशन देती, पेंशन से सरकार को क्या बेनिफिट है? कल को आपको पेंशन दे सरकार, तो सरकार को पेंशन से क्या बेनिफिट है? उनको सर कोई बेनिफिट नहीं है। इसे राजस्व व्यय कहते हैं। परिसंपत्ति माने सरकार की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टियां। एक होता है राजस्व व्यय, इसमें सरकार की परिसंपत्ति में इजाफा नहीं होता। सरकार की जो परिसंपत्ति है, सरकार की परिसंपत्ति में इजाफा नहीं होता। जैसे आपको सरकार ने सब्सिडी दे दी, जैसे सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। अब अगर मैं आप ही से पूछूं कि ये अच्छा होना खराब है, ये ज्यादा होना खराब है कि कम होना खराब है, तो सीधी सी बात यह है कि ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई सरकार जहां भी पैसा लगाए वहां से 2 पैसे सरकार को फालतू आने चाहिए,
तब तो बेनिफिट है किसी भी खर्चे का। अरे तुम सरकार छोड़ो, आम आदमी की जिंदगी में भी लोग बाग यही सोचते हैं कि अरे हमने वहां पैसा लगाया था, वहां में बचा क्या। सरकार यही तो कोशिश करती है, ठीक है। सरकार क्या करती है, सरकार यही कोशिश करती है कि भैया जो है उसमें पैसा लगाएं तो वहां से कुछ पैसा उल्टा आए। आम आदमी यही कोशिश करता है, ठीक है। सरकार और आम आदमी कोशिश करता है कि मैंने यार पैसा लगाया तो देखो बेकार ही जा रहा है, ये पैसा किसी काम का तो है नहीं। कोई आदमी किराए के मकान पर रह रहा है तो लोग बाग क्या सोचते हैं कि अरे किराए के मकान में क्या, इससे कुछ हो थोड़ी रहा है भैया, ये तो हम दूसरे मकान मालिक के लिए कमा रहे हैं। तो इजाफा का मतलब फायदा है ना। तो इसमें किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है, परिसंपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। इजाफा मतलब बढ़ोतरी, ये सब चीजें नहीं होती, कोई बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे सब्सिडी हो जा रही है, कोई खर्चा है, मान लो पेंशन है, कोई नई चीज थोड़ी बन रही है, उससे नहीं बनेगी। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जब सरकार पैसा लगाए और हाईवे बनाए, सरकार क्या बना रही है, हाईवे बनाए, है ना। चलिए तीसरे चौथा होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जब खर्चे से खर्चे से परिसंपत्तियां बने, जब खर्चे से परिसंपत्तियां बने, जैसे हाईवे का निर्माण होना। हाईवे दिख रहा है कि भाई हाईवे बनाया है सरकार ने खर्चा किया है, और उससे क्या होता है, उससे सरकार को फायदा होता है। जैसे हाईवे का निर्माण करना, आप पुल का निर्माण कर रहे हैं, पुल का निर्माण करना, जैसे हाईवे का निर्माण करना और पुल का निर्माण करना, ये सब इसी में आता है। तो आया पैसा कहां से, गया पैसा कहां, ठीक है। आया पैसा कहां से और गया पैसा कहां, आपको पता चल गया। अब सरकार क्या करती है, सरकार करती है जी खर्चा। क्या करती है सरकार, अब खर्चा करती है। अब देखिए, अब ये सब तो पता चल गया भाई, ये सब हमें पता चल गया कि सरकार पर पैसा आया कहां से, सरकार ने पैसा कहां से खर्च किया। ये सब बातें बजट में लिखी होती हैं, है ना। सही, ये सब बातें कहां होती हैं, बजट में भैया लिखी होती हैं। अब जब ये सब बातें बजट में लिखी हैं, अब बजट को संसद में लाया जाता है। देखिए संसद, बजट जो होता है, अब बजट को संसद में लाया जाता है। संसद में लाया जाता है, संसद में लाया जाता है, लाया जाता है। देखो एक चीज और याद रखिए, जब तुम संसद बजट को संसद में लेकर आते हो, जब आप बजट को संसद में लेकर आते हो, तो क्या यही बताना पड़ता है कि हमने क्या पाया और क्या खो दिया? क्या यही बताना पड़ता है कि हमें कितनी आमदनी हुई, हम कितना खर्च कर? नहीं, ये बताना पड़ता है कि कोई नया टैक्स वैक्स लगा रहे हो क्या, कि हाँ जी टैक्स भी नया लगाएंगे। कई बार सरकार कहती है कि पुराना जो टैक्स है उसमें कुछ बदलाव करेंगे, तो कई बार नए टैक्स लगाए जाते हैं, पुराने टैक्स में बदलाव किया जाता है। तो सारी बातों पर चर्चा होती है संसद में, सारी बातों पर संसद में चर्चा होती है। और संसद में क्या होती है, चर्चा। और संसद में चर्चा होती है, संसद में क्या हो रही है भैया, संसद में खूब चर्चा होती है इस बात पर, है ना। बजट संविधान में नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम साधारण भाषा में समझने के लिए इसको याद रखेंगे, है ना। मैंने बताया है वैसे कि भाई बजट शब्द का जो है संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये याद रखना आप
कि जो बजट शब्द है, बजट शब्द का संविधान में जिक्र नहीं है। लेकिन अब पॉपुलरली तो नाम बजट ही है ना, तो इसी को हम इस्तेमाल भी करेंगे। बजट शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। बजट शब्द का संविधान में जिक्र नहीं है। संविधान में जिक्र नहीं है। संविधान में कोई जिक्र नहीं है कि बजट जैसी कोई चीज होती है। ये बात मैंने आपको बताया था, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है शब्द जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अब देखो, अब बजट को संसद में लाया गया और संसद में होती है चर्चा। संसद में ही सरकार बताती है, संसद में ही सरकार बताती है। संसद में ही सरकार बताती है। संसद में सरकार क्या बताती है? पहली बात कि भाई हमें खर्चा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है ना? हमें खर्चा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, कि पहले क्या बताती है? पहला, खर्चे को कितने पैसे की जरूरत है। खर्चे के लिए इसमें सभी मंत्रियों से कहा जाता है। रक्षा मंत्री से कहेंगे कि आपको कितने पैसे चाहिए डिफेंस के लिए, और गृह मंत्री जी से पूछेंगे कि आपको कितने पैसे चाहिए। ठीक है, जितने मंत्रालय हैं सब मंत्रालयों से, विदेश मंत्रालय से पूछेंगे तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो सब मंत्री अपनी अपनी डिमांड बताते हैं कि साहब हमारा मंत्रालय चलाने के लिए, हमें नए हथियार खरीदने के लिए, विदेश नीति को लगाने के लिए। व्यापार वाणिज्य मंत्रालय से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सब मंत्रियों का एक चिट्ठा होता है हमारे पास, और हम संसद में रखते हैं कि भाई देखो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को इतने पैसे की जरूरत है। सरकार बताती है कि खर्चे के लिए उसे कितने पैसे की जरूरत है, उसे कितने पैसे की जरूरत है। उसे कितने पैसे की जरूरत है, यह बात सरकार को बतानी पड़ती है। ठीक है, कि भाई कितने पैसे की उसे जरूरत है। इस विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं। यह जो विधेयक है इसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। इसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। विनियोग विधेयक इसे कहा जाता है। अब संसद में तो सभी बैठे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे हैं, है ना, विपक्ष के लोग भी बैठे हैं। विपक्ष वाले देखते हैं कि अरे विदेश मंत्री जी कई लाख करोड़ रुपए आपको चाहिए, क्यों चाहिए, वहां पर डिस्कशन होता है। दूसरा सरकार यह बताती है, दूसरा सरकार क्या बताती है कि भाई हमने जो कर हैं, कोई नया कर लगाया है तो उसकी जानकारी दी जाएगी, और पुराने करों की दरों में कुछ बदलाव किया तो उसकी जानकारी दी जाएगी। नए कर और जो पुराने कर हैं, कोई नया कर लगाया है, यहां ऐसे लिख लीजिए, कोई नया कर लगाया है और या पुराने कर में कोई बदलाव किया है, पुराने कर की दर में कोई बदलाव है, कोई बदलाव किया है, इस बात की जानकारी बतानी पड़ेगी। यह जानकारी देनी पड़ती है कि भाई हमने जो है कुछ नए कर लगाए हैं। क्या लगाए हैं? कुछ नए कर लगाए हैं और कुछ पुराने करों में कुछ बदलाव किया। भाई सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करती है, सरकार की आमदनी सरकार खर्चा कहां से करेगी? तो इस प्रकार के विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। ये जो विधेयक हैं, ये ही विधेयक क्या कहलाता है? इसे ही वित्त विधेयक कहते हैं।
इसे ही वित्त विधेयक कहा जाता है। क्या कहते हैं? वित्त विधेयक कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी सभी लोग आप क्लास में हो, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए और आप इस चीज को समझना थोड़ा सा। दिसंबर और जनवरी में एक चीज बड़ी समस्या आ रही है, ये है कोहरे का समय। और हम आते हैं गांव से, ठीक है, और जब गांव से आते हैं तो आप भी नहीं चाहोगे कि हमारे भैया को कोई रिस्क हो, हमारे सर को कोई रिस्क हो, आप भी नहीं चाहोगे। आपको ये पता है ना कि कोहरे में क्या आलम चल रहा है। तो मैं 2-3 दिन क्लास इसलिए ले पा रहा था क्योंकि सुबह कोहरे की स्थिति बड़ी खराब होती है बेटा, 10 बजे नहीं आया जाता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उठने में आलस्य है। एक दिन मैं आज चला तो मतलब इतना डरते डरते मैं यहां तक पहुंचा, बहुत हालत खराब हो गई। तो इस क्लास को टाइमिंग आपको अपडेट कर देंगे। ये क्लास शाम को होगी, अभी इसमें 2 क्लास और बचती हैं, 2-3 क्लास। वो जो भी क्लासेस होंगी मेरे प्यारे साथियों, वो शाम को होंगी। अभी 2-3 क्लास। वजह क्या मैंने आपको बता दी, देखो लॉजिकल वजह है, कोहरा बहुत आलम खराब कर रखा है कोहरे ने, ठीक है जी, है ना, है ना। तो 2-3 रोज शाम को होंगी, बहुत दिक्कत है सुबह कोहरे में। रात को तो डर लगा रहता है कि सुबह को कोहरा ना निकल आए। वो कोहरा निकल आता तो मतलब टेंशन हो जाती है कि यार कोहरा हो गया, ठीक है। चलिए, तो 2 तरह के विधेयक हुए, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। अब इन दोनों को संसद में अलग अलग पास करवाना पड़ता है। जब ये दोनों विधेयक पास हो जाते हैं, जब ये दोनों विधेयक क्या हो जाते हैं, जब ये दोनों विधेयक पास हो जाते हैं, ठीक है। कितनी दूर से आते हो? मैं आता हूं लगभग 70-72 किलोमीटर दूर से, ठीक है। जब दोनों विधेयक पास हो जाते हैं तो बजट पास माना जाता है। तो बजट क्या होता है? बजट को पास मान लिया जाता है। तो बजट पास माना जाता है, ठीक है भैया। दोनों जब विधेयक पास हो जाएंगे तो बजट क्या मानते हैं कि बजट जो है पास आ गया है, ठीक है। बजट क्या हो गया है? पास हो गया है। और इसी में सरकार की बात रखने के लिए, विपक्ष की बात रखने के लिए सरकार कई बार कर देती है सांकेतिक कटौती, है ना, कि चलो 1 रुपया कम कर दिया तुम्हारे कहने से। तो ये सब चीजें होती हैं। चलो, अब एक चीज और समझिएगा कि कई बार बजट जब आता है तो आपने एक टर्म सुनी होगी कि बड़ा घाटे का बजट पेश किया, सरकार ने किया घाटे का बजट पेश। सही बात है। कौन से घाटे होते हैं? तो सरकार को कुछ घाटे होते हैं। सरकार के घाटे दे, हेडिंग डालिए। हेडिंग है सरकार किस किस प्रकार के घाटे मिलते हैं सरकार को। कई बार सुना होगा आपने कि सरकार घाटे का बजट पेश कर रही है। तो सरकार को कौन से घाटे होते हैं समझिए। सरकार के घाटे, सरकार के घाटे देखिए। डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कौन से घाटे होते हैं जरा देखिएगा। गाड़ी में ठंड नहीं लगती है, लेकिन बाहर देखना तो पड़ता ही है। गाड़ी चलाने के लिए बाहर नहीं देखना पड़ता, है ना। चलो, सरकार के घाटे देखिए। एक होता है राजस्व घाटा। कौन सा होता है? राजस्व घाटा। पहला घाटा है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, सीधी सी बात है, कितना राजस्व आया और कितने का खर्चा है उसका अंतर है ये, है ना। इसमें राजस्व व्यय, भाई घाटा कब होगा? जब खर्चा ज्यादा होगा। तो राजस्व व्यय
ठीक है, राजस्व व्यय में से राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्व व्यय क्या होता है, जो बच्चे लेट आए हैं वो देख लें। राजस्व प्राप्तियां बताया गया है, राजस्व व्यय क्या होता है। इनका जो अंतर है, एक होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। भैया सबसे गंदा घाटा यही है, ठीक है, सबसे गंदा घाटा यही है। सरकार इसी को फोकस करती है। देखो, सरकार कहती है चाहे पेंशन से आया हो, चाहे टैक्स से आया हो, चाहे कुछ बेच का आया हो, पूरी आमदनी तो यही है ना। सही बात है। सरकार का जितना भी राजकोषीय कुल व्यय है, सरकार का कुल व्यय माइनस कुल आमदनी, वो चाहे टैक्स से आई है या कुछ बेच कर आई है, कुछ बेच कर आई है या टैक्स से आई है, कुल आमदनी कितनी है माइनस कुल आमदनी। और ये जो आमदनी है ये दोनों ही प्रकार से हो सकती है, राजस्व आमदनी और एक होती है पूंजीगत आमदनी। राजस्व आमदनी या फिर हो पूंजीगत आमदनी, कोई सी भी आमदनी हो, माइनस पूंजीगत आमदनी। मोटे मोटे तौर पर या तो आमदनी आपको टैक्स से हुई है या कुछ भी बेचकर हुई है। हम कुल आमदनी की बात करेंगे और कायदा यह कहता है कि यही बात जो है होनी भी चाहिए, है ना, समझिए। तो कुल व्यय माइनस कुल आमदनी, राजस्व आमदनी जो है, इस केस में हमें पता चलता है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब मान लीजिए सरकार को घाटा है ज्यादा, सरकार को घाटा हो गया, लेकिन सरकार को वो घाटे वाला पैसा तो चाहिए, सरकार को घाटे वाला पैसा तो चाहिए ही चाहिए कि जी मेरी आमदनी इतनी थी, खर्चा इतना, मैं कहां से पूर्ति करूं। यही बताता है, यही राजकोषीय घाटा जो है, यहीं से पता चलता है कि सरकार कितना उधार ले सकती है। भाई घाटे को कवर करने के लिए यहीं से सरकार की उधार लेने की क्षमता का पता चलता है। यहीं से सरकार की जो उधार लेने की क्षमता है, उधार लेने की क्षमता, उधार लेने की क्षमता का पता चलता है कि कितना उधार ले सकती है, या सीमा का पता चलता है। एक बात सामान्यतः याद रखिएगा, विकासशील देशों में जनरली घाटे के ही बजट आते हैं। देखिए, विकासशील देशों में घाटे के बजट पेश किए जाते हैं। जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में सामान्यतः घाटे का ही बजट पेश किया जाता है। घाटे का ही बजट पेश करते हैं। घाटे का बजट। अब सवाल ये आता है जी, घाटे का बजट कोई आदमी क्यों पेश करेगा? घाटे का बजट कोई आदमी क्यों पेश करेगा? उसके पीछे वजह है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सरकार की आमदनी है 140 और भैया खर्चा हो गया 160 का, तो 20 रुपए का अंतर आया। सरकार इस 20 रुपए को किसी देश से उधार लेगी 1% के रेट पे और उससे तरक्की करेगी 6% के रेट पे।
तो 5% सरकार को जब भी बच जाते हैं। तो घाटे का बजट होने का यह अर्थ नहीं होता कि इसमें सरकार को घाटा रहता, नहीं, सरकार बजट घाटे का है लेकिन उधार लेकर भी सरकार फायदे में रहती है। इसमें बजट भले ही घाटे का हो लेकिन उधार लेकर भी सरकार फायदे में रहती है। याद रखिए, बजट भले ही घाटे का है, बजट जो है वो भले ही घाटे का है, पर जो सरकार है, सरकार जीडीपी में वृद्धि ही करवाती है। जीडीपी में वृद्धि ही करती है। आप ये नहीं कह सकते कि घाटे का बजट था, बताइए देश की आमदनी घट गई। नहीं, सरकार 100 रुपए लेती है। क्या लेती है? 100 रुपए लेती है, तो उसको 101 वापस करने हैं, वो कमा लेती है उससे 106। 5 रुपए जब भी सरकार बचा लेती है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी भी रेट पे किसी से पैसा ले लेगी। सरकार जब पैसा लेती है तो बहुत सारी बातों को सोच समझ के पैसा लेती है ना। जैसे बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लिया गया, जापान के बुलेट ट्रेन के लिए पैसा लिया गया और वो 1% पे है। अब बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है अपना पैसे वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या होता है, एक होता है जी प्राथमिक घाटा। अब सवाल यह है कि आपने राजकोषीय घाटा बता दिया, आपने बताया जी मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तभी आपसे कोई यह भी तो पूछेगा कि तुम्हारा काय का खर्चा है, तुमने कौन सा देश का विकास किया, तुमने तो ब्याज का पैसा दिया है। हाँ, तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज का पैसा हटा दो, जो टोटल घाटा हुआ है उसमें यह बताना पड़ता है कि ब्याज का कितना पैसा दिया, फिर बनता है प्राथमिक घाटा। दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। राजकोषीय घाटे में से जो राजकोषीय घाटा है उसमें से ब्याज का भुगतान हटा दो, जो ब्याज दिया है उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये होते हैं घाटे। क्या होते हैं? ये घाटे होते हैं भैया। घाटे का बजट जो होता है, सरकार घाटे का बजट इसलिए लाती है कि सरकार उधार ले सके और उस उधार से ज्यादा पैसा कमा लेती जितना उसे उधार वापसी करना होता है। अब आगे देखिए दादा, बजट के प्रकार देखिए, द टाइप्स ऑफ बजट। बजट के प्रकार देखने हैं हमें। बजट के प्रकार, बजट के प्रकार देखिए आप, द टाइप्स ऑफ बजट। जो बजट होता है उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे जैसे है ना, एक बजट होता है जिसे हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट ये सबसे पहले इस प्रकार का बजट कहां आया था? यह बजट क्या कहता है कि जो तुम नई योजना बना रहे हो, नई योजना का पूरा एनालिसिस शुरुआत में कर लिया जाता है कि इस समय कितना फायदा। सुनो, कोई भी सरकार योजना चलाती है तो सरकार ये तो देखती है भाई इस समय कितना फायदा कितना नुकसान है। इसमें किसी योजना के प्रारंभ में ही, इसमें किसी योजना के प्रारंभ में ही इसमें
किसी योजना के प्रारंभ में ही, कि ऐसा नहीं है शुरू करेंगे देखेंगे, अभी बताओ, अभी बताओ इससे क्या फायदा होगा। किसी योजना के प्रारंभ में ही उसके खर्चे और ये जो तुम योजना चला रहे हो ये किसी काम की है भी या नहीं, प्रासंगिकता की जांच की जाती है। प्रासंगिकता की जांच की जाती है। कल एक क्लास होगी जो आपकी इकोनॉमिक्स की आखिरी क्लास है। क्या होती आपकी आखिरी क्लास होगी, शाम को होगी, इवनिंग में। कल आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। टैक्सेशन पढ़ाएंगे कल, भारत में कर प्रणाली क्या है की जांच की जाती है। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट जिसे कहा जाता है। एक होता है आउटकम बजट। कौन सा है? आउटकम बजट होता है एक। आउटकम बजट इंग्लिश में लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। हे प्रभु, ये जो बजट है इसमें यह देखा जाता है कि जो खर्चा हुआ, खर्चे से हमें क्या परिणाम निकला। इसमें जो खर्चा है और परिणाम के बीच, खर्चे और परिणाम के बीच संतुलन देखा जाता है कि हमने पैसा तो खर्च किया, हमने उससे कितना हमें फायदा निकला। ठीक है, खर्चे और परिणाम के बीच संतुलन देखा जाता है। सीधी सी बात है ना, हम कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि उससे क्या हमें रिजल्ट निकला, ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है जेंडर बजट। कौन सा बजट है? जेंडर बजट। एक जेंडर बजट होता है। जेंडर किस्म का बजट होता है। हालांकि इसकी कई परिभाषा हैं। इसकी एक परिभाषा यह कहती है कि जब सरकार का झुकाव किसी एक लिंग की तरफ है ना, है ना, मतलब कैसे कि जैसे मान लो सरकार यह कहे कि हम बच्चों और महिलाओं को खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, लेकिन यह बात समझ लो कि कभी भी यह नहीं होता कि पुरुषों के लिए कोई बजट नहीं आया। इस प्रकार के बजट में होता क्या है, इस प्रकार के बजट में क्या होता है, बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए, ठीक है, बजट में बच्चों और महिलाओं के लिए बच्चों और महिलाओं को भैया विशेष प्रावधान किए जाते हैं। विशेष प्रावधान किए जाते हैं। किनको? बच्चों को और महिलाओं को क्या होते हैं? ठीक है,
बच्चों को और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। इस प्रकार के जो बजट हैं वो जेंडर बजट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जेंडर बजट। तो जो बजट टॉपिक है कमोबेश ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी एक बच्चा हमसे पूछ रहे थे कि सर काला धन क्या होता है। देखिए एक सवाल है, व्हाट इज ब्लैक मनी। सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार पूछा गया है ये। काला धन क्या है जी? व्हाट इज ब्लैक मनी? व्हाट इज ब्लैक मनी? काला धन क्या है जी? है ना, काला धन क्या है? देखो जो काला धन है वह पैसा जो कर के दायरे में आता है, जो कर के दायरे में आता है। अब मान लो तुम कमाते ही साल का 3 लाख हो, तुम कमाते ही साल का 3 लाख हो तो वो तो टैक्स के दायरे में वैसे भी नहीं आता, वो तो टैक्स के दायरे में वैसे भी नहीं आता। और तुम कह रहे हो टैक्स नहीं दिया, उस पर ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी नहीं है, पैसा आप कमा रहे हैं टैक्स के दायरे में है, वह पैसा जो कर के दायरे में आता है, आता है और उस पर कर नहीं दिया जा रहा है, उस पर कर नहीं दिया जा रहा है। उस पर कर पहला दे नहीं रहे हैं। आजकल एक ही चलता है कि जो है टैक्स जो है बचा लेते हैं, है ना, टैक्स जो है बचा लेते हैं, है ना, दे नहीं रहे हैं, या टैक्स को बचा ले रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। बन रहा है 100 रुपए, दे रहे हैं 60 रुपए, या टैक्स को आप बचा रहे हो, ये सब ब्लैक मनी माना जाएगा। ये सब काले धन के दायरे में आता है, उस पर कर रहे हैं और ऐसा पैसा, यह धन ब्लैक मनी माना जाएगा। ब्लैक मनी माना जाता है। एक अंतर और समझ लीजिए, हमारे यहां 2 संस्थाएं हैं, आपने सुना होगा, एक तो होता है सीबीआई, ठीक है, क्या होती है? सीबीआई, और एक होती है ईडी। ईडी आजकल खूब चर्चाओं में है। सीबीआई और एक होती है इनकम टैक्स। देखिए जो सीबीआई है इसका ये बनाई गई थी घोटालों को पकड़ने के लिए, जो स्कैम होते हैं। एक होती है इनकम टैक्स, अगर यह पता चल जाए कि वहां पर बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और उस पर टैक्स नहीं दिया गया है तो कौन काम करेगा? इनकम टैक्स, ठीक है। लेकिन इतने शातिर लोग हैं समाज में, ऐसे भी लोग बाग हैं जो इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देते हैं। जब ये पैसा ब्लैक मनी, जब तक वो ब्लैक मनी है तो उसको पकड़ने का काम इनकम टैक्स का है कि दिखाइए कितनी ब्लैक मनी है आपके पास। ये काम किसका है? ये इनकम टैक्स का काम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये पैसा निकलता है बाजार में धुलने के लिए, जब ये काला पैसा ब्लैक मनी से, जब ये पैसा व्हाइट मनी होने के लिए मार्केट में आता है, तब यहां से ईडी का काम शुरू होता है। समझ गए? इनकम टैक्स और ईडी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, ये घोटाले पकड़ने के लिए बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? दूसरे विश्व युद्ध में घोटाले पकड़ने के लिए। इनकम टैक्स, जब ब्लैक मनी आपके पास होगी तो इनकम टैक्स काम करेगा। क्या करेगा? इनकम टैक्स। लेकिन जब इनकम टैक्स ब्लैक मनी को नहीं पकड़ पाया तो वो ब्लैक मनी को लोग व्हाइट मनी करने के लिए बाजार में लाते हैं, तरह तरह के मार्केट में पैसा लगाएंगे, बिल्डिंग में पैसा लगाएंगे। ये बात नजर पड़ती है तो फिर काम ईडी का शुरू होता है। तो ईडी और इनकम टैक्स में अंतर है, याद रखिएगा। नहीं समझ में आई भैया?
ईडी और इनकम टैक्स में क्या है, प्रॉपर अंतर है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब टॉपिक कर प्रणाली है, कल ये आखिरी टॉपिक होगा। कल फिर आपकी, अब प्रैक्टिस सेट में रहिए, बड़ा फायदा मिलेगा। मैं लिख कर देता हूं इस चीज का, सभी आया करो, इतना फायदा मिलेगा। और आज से गियर को बदला गया है, आना क्लास में जरूर। बहुत अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन लाया गया है, सभी लोग आना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।